जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ठीक है जी। हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है या सरमायादाराना निज़ाम है वो किसी भी मईशत के बड़े मसलों को रिजॉल्व करता है। और हमने तीन चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, वो तीन बुनियादी उसूल हैं कैपिटलिज्म के। पहला है जिसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, ज़ाती मलकियत। और इसमें वसाइल पैदावार जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनको भी आप ओन कर सकते हैं। ज़मीन को भी ऑन कर सकते हैं, कारखानों को भी ऑन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ज़ाती मुनाफे का मुहर्रिक, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट मोटिव। यानी बुनियादी रीज़न या बुनियादी बिजनेस एक्टिविटी, उसके पीछे जो इंसान का मोटिव होता है कैपिटलिज्म के अंदर, एक कैपिटलिस्ट का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमने इसमें से मुनाफा कमाना है। और तीसरी चीज़ क्या की थी हमने, वो ये थी कि हुकूमत की अदम अदम मुदाखलत, यानी फ्री मार्केट जिसे आप कहते हैं, कि हुकूमत की इंटरवेंशन ना हो। ठीक है ना, इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्यों मार्केट इकोनॉमी कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जो ताजिर और बिजनेस हैं, उन बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फ्रीडम दिया जाए। और जो नेचुरल फोर्सेस हैं, मार्केट की कुव्वतें, जो मार्केट की नेचुरल फोर्सेस हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहा जाता है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड है, तो वो जो है उसकी बेसिस के ऊपर मार्केट ऑटोमेटिकली ऑपरेट करे और रन करे। तो ये बुनियादी जो है ना फलसफा है सरमायादाराना निजाम का। एक मिनट। अच्छा जी। आ, उसके बाद अब हम चलते हैं इश्तराकियत के हवाले से। अच्छा, अभी इनके प्रो, इनमें क्या वीकनेसेस हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम अलग से करते हैं। अभी सिर्फ तारुफ हम कर रहे हैं बुनियादी तौर पे कि किस तरीके से ये चीज़ें ऑपरेट करती हैं। ऑलराइट जी। अब अगर हम इश्तराकियत की बात करें, सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली क्या है? बेसिकली आप समझें कि सरमायादाराना निज़ाम जो है, जो कैपिटलिज्म है, उसका एक रद्द अमल है और उसके रद्द अमल में ही वजूद में आया। और इश्तराकियत का बुनियादी जो प्रेमिस है, ये बुनियादी थीसिस वो ये है कि मईशत के चार बड़े मसाइल जो हमने पहले जिक्र किए थे, वो सरमायादाराना निज़ाम के तहत नहीं हल किए जा सकते, बल्कि उसमें प्रॉब्लम आती है। बजाय ये कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करे, कैपिटलिज्म उस प्रॉब्लम को क्या करता है, मजीद बढ़ा देता है। दूसरा बड़ा उनका जो आर्ग्यूमेंट है कैपिटलिज्म के हवाले से वो ये है, यानी एक तो एक जनरल क्लेम है और उसको वो सब्सटैंशिएट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। एक चीज़ वो ये कहते हैं, वो कहते हैं जो आपने प्रॉफिट मोटिव रखा हुआ है पीछे, यानी जाती मुनाफा, एक बंदे का प्राइवेट जाती मुनाफा जो है, जो वो ले सकता है। कोल्ड है, कोल्ड बन सकती है, कोल्ड बना दें, ठीक है। या फिर नहीं, ऐसा करें हॉट बना दें, हॉट बना दें, लेकिन कप छोटा, आधा कप, ठीक। अच्छा जी, जाती मुनाफा जो है आपका, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट मोटिव, वो कहते हैं कि जब आप एक बुनियादी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इसको बुनियाद बना देंगे ना, तो होगा ये कि इससे गरीबों का इस्तेसाल होगा, यानी एक्सप्लॉयटेशन होगी गरीबों की, गुरबा की। क्योंकि होगा ये कि एक कैपिटलिस्ट सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट है। इस चीज को आ, सोचे बगैर सोचे एक गरीबों का बगैर। क्या बनेगा? ठीक है ना। और इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो अपनी कॉस्ट सेविंग करेगा। ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि क्या मैं एक कारखाना लगाता हूँ जिसमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो ऐसी बिजनेसेस की तरफ जाएगा, ऐसे एक्टिविटीज की तरफ जाएगा जहाँ पे उसकी कम से कम लेबर कॉस्ट होगी। ठीक है ना। और फिर वो ऐसी लेबर को हायर करने की कोशिश करेगा जहाँ पे कम से कम आपको लेबर की कॉस्ट पड़ती है। ठीक है ना। जैसे आपको बड़े बड़े, आपको पता है बिजनेस टाइकून्स क्या करते हैं, वो ऐसे मुल्कों के अंदर अपने कारखाने खोलते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। जैसे एप्पल है, उसने क्या किया हुआ है, इंडिया के अंदर लगाया है। इसी तरीके से चाइना के अंदर खास तौर पे वो क्यों इंडिया के अंदर लगा रहा है, और चाइना के अंदर उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि वहाँ पे आपकी जो बहुत चीप लेबर है, बहुत चीप लेबर है। और इस तरीके से वहाँ पे जो है आपके पास यानी वहाँ पे आप बहुत सी सेविंग्स कर सकते हैं। तो जब आपने वो पूरा कारखाना उठा के उधर ले गए, तो जाहिर है बहुत सी ऐसी जॉब्स जो एक बड़ा कारखाना प्रोवाइड कर सकता था किसी मुआशरे को, वो आपने वहाँ से ख़त्म कर दी। तो चूंकि आपका सारा फोकस इस पर है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि मैं प्रॉफिट को किस तरीके से अपने पर्सनल लेवल के ऊपर मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, तो आप क्या करते हैं, हाँ, आप गरीबों का इस्तेसाल कर रहे हैं। और कई जगहों पे आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिससे आपको तो जाती तौर पे फायदा हो रहा होता है, लेकिन गरीब जो हैं, गुरबा होते हैं, वो होते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। ठीक है। तो
इसी तरीके से उन्होंने कहा कि, यानी उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जाहिर है वो क्या होते हैं, इसकी वजह से आपके जो है ना वो सही तरीके से नहीं, गैर मुनसिफाना नताइज पैदा करते हैं। क्यों? ऑब्वियसली कि अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़ाती मुनाफा है, बेनिफिट है, और ऐसे नहीं जहाँ पे आपको कलेक्टिवली बेनिफिट हो सकता है। तो आपके पास एक इंडिविजुअलिस्टिक जो है ना वो मोटिव है, और एक आपके पास कलेक्टिव मोटिव है। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब है मेरी जाती बेनिफिट, और कलेक्टिव का मतलब ये है कि मेरे पूरे, यानी एक पूरी जनता या आवाम जो है उसका बेनिफिट है। तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसको आप ट्रम्प कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो अमली दुनिया में देखा जाए तो किसी ताजिर या ज़राअत पेशा के पास ऐसा कोई नपा तोला पैमाना नहीं होता जिसकी मदद से वो बर वक्त ये जान सके कि अब फलां पैदावार की डिमांड की उसकी सप्लाई के मुताबिक बराबर हो गई है। वो कहते हैं कभी भी आप 100% रिलाई नहीं कर सकते सप्लाई एंड डिमांड पे, क्योंकि कभी भी आप 100% ये डिटरमिन नहीं कर सकते कभी भी कि इसकी डिमांड एक्चुअली है कितनी मार्केट में। आपको एक रुझान नजर आ रहा होता है, जाहिर है, एक आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा होता है, लेकिन वो ट्रेंड बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर होता है, वो कॉन्क्रीट नहीं होता। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कोविड-19 में आपको पता है कि बहुत से लोगों ने क्या देखा कि अब मास्क जो है ना, उनकी जो है ना जरूरत बढ़ गई है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो हम, मुझे कुछ ऐसे लोगों को पता है कि जिन्होंने क्या किया कि जो शुरू शुरू में जिन्होंने मास्क बहुत ज्यादा बना लिए, तो उन्होंने जब सेल आउट किए तो उनको मिलियंस का बेनिफिट हुआ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास बहुत से ऐसे लोग थे, ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत से आपके ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, लेट बनाना शुरू किए। जब लेट बनाना शुरू किए तो उस टाइम कोविड का जो है ना वो मसला एक किस्म का जरा हल्का हो गया, और उनको बहुत सिवियर किस्म का लॉस हुआ। बिकॉज दे वर अस्यूमिंग, दे वर थिंकिंग कि देखो फलां ने जो है ना वो मास्क बनाए और उसको इतना बेनिफिट हो गया, और अभी इसकी जो है ना मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, और उसकी मिस जजमेंट की वजह से क्या हुआ, उसको मिलियंस और बिलियंस का नुकसान हुआ। तो हुआ ये कि लोग ट्रेंड को देखते हैं, लेकिन उस ट्रेंड की वजह से कई दफा एक्चुअल उनके पास नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से कई दफा वो एक नुकसान का भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई प्रॉपर ऐसा कोई फिक्स्ड जो है ना वो नहीं है जिसे कहते हैं ना पैमाना, एक ऐसा गेज, एक यार्ड स्टिक, ठीक है ना, एक मेजरिंग टूल जिसकी बुनियाद पर आप फैसला कर सकते हैं कि अच्छा अब हमें डिमांड कितनी ज़्यादा है और किस तरीके से हमने उसके मुताबिक सप्लाई को मुहैया करना है। तो कहते हैं कि आप जो नेचुरल फोर्सेस के ऊपर आप इसको अगर बेस बना रहे हैं अपनी इकोनॉमी के, तो आप चूंकि डिटर्मिन नहीं कर सकते तो कभी भी ये उस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये एक इश्तराकियत का एक बेसिकली क्लेम है। इस तरीके से उन्होंने ये हल पेश किया कि तब अच्छा अब इश्तराकियत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करने की पेशकश करता है। वो कहता है कि तमाम वसाइल पैदावार जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या करें, और अफराद की शख्सी मलकियत होने के बजाय वो रियासत की मलकियत में होने चाहिए। वो अफराद की शख्सियत के बजाय रियासत की मलकियत में हो। हकूमत को ये पता होगा कि उसके पास कुल कितने वसाइल हैं और मुआशरे की टोटल जरूरियात कितनी है, और किन को किस पर मुकद्दम करना है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको प्रेफरेंस देनी है दूसरे के ऊपर। तो आप क्या करें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे वेल्थ प्रोड्यूस होती है, उन सब चीज़ों को आप क्या करें, हुकूमत को, कारखाने, ज़मीन, ये सब चीज़ें, इन सब को क्या कर दें आप हुकूमत के हवाले कर दें। वो इन चीज़ों को ओन करे, और फिर वो क्या करें कि उसके पास, अब उसके सामने हुकूमत जो है एक आप समझ लें कि एक मैक्रोस्कोपिक पिक्चर के ऊपर देख रही है। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रही है मैक्रो लेवल के ऊपर, और वो देख रही है अच्छा पूरी जो पूरा मुल्क है उसकी ये मसाइल है, उसकी ये जरूरियात है, उसके बाद डाटा है, और हमारे पास टोटल वसाइल हुकूमत के पास इतने हैं, और वो क्या करे उसके मुताबिक उनको मैनेज करे। तो इंडिविजुअल्स को देने के बजाय इसको हुकूमत को दे दिया जाए, ताकि ये कलेक्टिव मलकियत में आ जाए, बजाय ये कि किसी फर्द की मलकियत में आने के। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदे के पास, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास जो है वो एक फैक्ट्री है, एक कारखाने का मोनोपोली है फॉर एग्जांपल, और वो उसके अंदर ऑपरेट कर रहा है, वो उसके अंदर आप समझ लें उस बिजनेस के अंदर सब कुछ ऑल इन ऑल वही है। तो मार्केट के अंदर अब होगा ये कि पूरी मार्केट जो है ये जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो एक्सप्लॉइट कर सकता है ना उसको अपनी मर्जी से। ठीक है ना, लेकिन जब ये आप हुकूमत को दे देंगे, अब हुकूमत को पता है कि मैंने आवाम की जरूरत को पूरा करना, तो वो क्या करेगी, वो उसको एक्चुअल लेवल पे क्या करेगी, एक्चुअली उसको मैनेज कर सकेगी। ठीक है ना, तो कहते हैं ये काम एक भरपूर मनसूबा बंदी के तौर पे किया जाएगा, और हुकूमत के जिम्मे होगा कि वो तमाम मुआशी मसाइल को हल करे। तो हुकूमत के हवाले कर दो, वो मसाइल हल करें, बजाय ये कि इंडिविजुअल करें, और आप कहें कि नेचुरल फोर्सेज जो हैं खुद ब खुद ये होता जाएगा, जितनी डिमांड होगी उसके मुताबिक लोग सप्लाई करेंगे, और वो खुद ब खुद नेचुरली एक बैलेंस क्रिएट होगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हकीकतन आमिल पैदावार सिर्फ दो चीजें हैं, एक जमीन और एक दूसरी मेहनत।
प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो पैदावार, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो दो चीजें हैं। वो कौन सी है? एक जमीन है, और इसी तरीके से एक क्या है? एक मेहनत है, मजदूर की मेहनत। इसके अलावा बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? सरमायादाराना निजाम ने मज़कूरा चारों बुनियादी मसाइल को सिर्फ जाती मुनाफे के मुहर्रिक और बाजार की कुव्वतों के बुनियादों पर हल करना चाहा। तो दो चीजें, प्राइवेट मोटिव और मार्केट फोर्सेस, ये दो बुनियादी चीजें थी ना। बाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट, अदम मुदाखलत, वो तीसरी चीज थी, लेकिन बाल वो इसी से मुतल्लिक है। जबकि इश्तराकियत ने इन चारों मसाइल के हल के लिए एक ही बुनियादी हल तजवीज़ की, और वो है मनसूबाबंदी, प्लानिंग। और वो मनसूबाबंदी कौन करेगा? अब जाहिर है इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, तो आपको किसी ऐसी अथॉरिटी को देनी पड़ेगी जो इन सब चीजों से लिंक्ड है, और वो कौन है? वो हुकूमत है। तो आप उसके हवाले कर दो। इसीलिए इसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी। इंडिविजुअल्स के हवाले अगर आप सारी चीजें कर दोगे तो वो प्लानिंग नहीं कर सकेंगे, तो आपको चीजों को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, स्पेशली जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास अन्य रिसोर्सेज हैं, तब आप लोगों को दो, वो अपने मुताबिक करें, मार्केट फोर्सेज काम करें, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो आप क्या करो कि एक सेंट्रलाइज जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाओ, और अपने सारे हवाले, अपनी सारे वसाइल और ये सारी चीजें आप हवाले करो हुकूमत के, और वो ये चीज क्या करें? मैनेज करें। इसीलिए इसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और बुनियादी मसला हल जो है, बुनियादी मसला जो है वो इन सारे इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, वो है प्लानिंग, मनसूबाबंदी से हम कहते हैं। जबकि कैपिटलिज्म के अंदर ये है कि नेचुरल फोर्सेस हों, और इसी तरीके से प्राइवेट मोटिव लेके आओ, लोगों को, इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट करो, उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ कि वो चीज़ों के अंदर क्या करें? वो बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करें। ये बेसिकली कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है। इसको अरबी जुबान में इक्तिसाद इक्तिसाद मुखत्तत भी कहते हैं। ठीक है ना? और इक्तिसाद मुवज्जहा भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये उसके कुछ नाम है, प्लान इकोनॉमी और ये वो सारे। एनीवेज, आगे चलते हैं जी। इश्तराकियत के मुताबिक अवामिल पैदावार चार के बजाय दो हैं, बात हो चुकी। पहली चीज जमीन, मेहनत है। सरमाया को इसके लिए अमले पैदावार नहीं कहा जाता, चूंकि वो खुद किसी अमले पैदाइश का नतीजा होता है। तो सरमाया जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कैपिटलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। कैपिटलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए इसको कैपिटलिज्म नहीं कहा जाता। कैपिटलिज्म को कैपिटलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे बुनियादी चीज ये होती है कि सरमाया इटसेल्फ एक वेल्थ को जनरेट करने का सोर्स होता है। इश्तराकियत के अंदर, और आगे हम चल के पढ़ेंगे, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ नहीं है, इसलिए इस्लाम जो है वो कैपिटलिज्म नहीं है। और इस तरीके से इश्तराकियत जो सोशलिज्म है, उसमें भी बुनियादी चीज़ ये है कि सरमाया इटसेल्फ चूंकि किसी बिजनेस एक्टिविटी के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, वो खुद आगे जनरेट नहीं कर सकता। उनके यहाँ ये एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। किसके यहाँ? इश्तराकियत के अंदर, सोशलिज्म के अंदर। ठीक है ना? अच्छा, आजिर को उसकी मेहनत का बदला पहले ही मिल जाता है। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि इश्तराकियत के अंदर आजिर, एंटरप्रेन्योर और मेहनत, उनमें फर्क नहीं है। मेहनत करने वाला, वो कहते हैं कि एक वो बंदा जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है। और बल्कि अगली अगली लाइन भी पढ़ लें, उससे आपको ये चीज वाजे हो जाएगी। वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स का मशहूर नजरिया है, किसी चीज के कदर में इजाफा सिर्फ मेहनत से होता है, इसलिए उजरत का इस्तेहकाक सिर्फ मेहनत को है। सरमाया का सूद, जमीन का लगान, और आजिर यानी एंटरप्रेन्योर का नफा एक फालतू चीज है। ये चार चीजें थी ना हमने, जमीन, इसी तरीके से आपके पास एंटरप्रेन्योर यानी आजिर, इसी तरीके से आपके पास दूसरी क्या चीज थी? आपका मेहनत, और जमीन, मेहनत और सरमाया, ये चार चीजें थी ना कैपिटलिज्म के अंदर। तो कार्ल मार्क्स ने कहा ये चारों चीजों में से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है। इश्तराकियत में जनरली दो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, कार्ल मार्क्स ने तो उसको भी कहा कि ये भी दोनों में से असल चीज इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो है मेहनत। यानी असल में जो वैल्यू है ना, जो वेल्थ क्रिएट करती है, जमीन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जमीन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब वो क्या चीज ऐसी है जो उस जमीन के अंदर को भी, जमीन को भी वैल्यू ऐड करती है? या मिसाल के तौर पे फसलें, अब वो फसलें ऐसी बड़ी रहेंगी तो वो नकार है, वो बड़ी बड़ी खत्म हो जाएंगी। उन फसलों को काट कर उस पर मेहनत करके उसको कंज्यूमेबल बनाना, उसको कंज्यूमेबल बनाना, ये कौन करेगा? ये कौन कर सकता है? ये मेहनत करेगी ना, कोई बंदा करेगा ना, इंसान करेगा। तो उसने कहा कि एक्चुअल में जमीन और इसी तरीके से आपका सरमाया, ये सब चीजें क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरीके से आजिर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी वैल्यू ऐड नहीं करता। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 मिलियन है, और मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं किसी बिजनेस के अंदर, और इन्वेस्ट करने के बाद पैसा मुझे मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, मुनाफा। किस बेसिस पे? मैंने कोई एक्टिविटी नहीं, इमेजिन करें मैंने उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं इख्तियार की, मैंने किसी बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दिया, मैंने उसमें कोई रिस्क, मैंने मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो रिस्क है।
कि मेरे पास एक लॉस का रिस्क है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं सारा प्रॉफिट अपने जेब में ले जाता हूं। तो वो कहता है कि जो बंदा इन्वेस्टर है वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वो कौन बंदा है जो पूरी उस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर मेहनत कर रहा है? वो मजदूर है, वो इंप्लॉई है, वो काम करने वाला है, उसको उसका नतीजा मिले। तो असल चीज क्या है? वो मेहनत है, असल चीज मजदूरी है, और यही वैल्यू एडिशन है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें नहीं है। और उसने कहा कि ये जो है इसमें एक इन्वेस्टर के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर और एक लेबर के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर एंटरप्रेन्योर एक अलग बंदा होता है जो क्या करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहते हैं और भी इसके मुख्तलिफ नाम है। ठीक है ना? तो कैपिटलिस्ट जो होता है वो बंदा क्या है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर। और वो बैठा बैठा क्या कर रहा है, वो मिलीनियर मिलीनियर बिलीनियर बनता जा रहा है, उसके मिलियन। अब आपको पता है बहुत से ऐसे बिजनेसमैन है दुनिया के अंदर, इनके इतने बिजनेस चल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। मैं पिछले दिनों सुन रहा था ये अपने, बल्कि किसी ने बात की, मारिया बी जो हैं, माशाल्लाह मशहूर जो हैं डिजाइनर हैं, और उनका आपको पता है उसका ब्रांड भी है। तो पता नहीं, आई डोंट नो, किसी ने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि आपके कितने सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी आपकी कितनी वो जो हैं आउटलेट्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी आउटलेट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब पता नहीं वो एग्जैजरेट कर रही थी, बाकी नहीं पता होगा उनको। हो सकता है ऐसा कि कहाँ कहाँ पे, ये तो मुझे लगता है नहीं पता होगा, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है। और इसी तरीके से, और इससे भी ज़रा बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस के जो ऑनर्स हैं उनके ज़रा पूछ लें। मैं देख रहा था कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी फलां जो मार्केट है वो कहाँ पे, अच्छा मेरी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस होता है, उसमें इतनी बड़ी हायरार्की होती है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर इन्वेस्टर, यानी आपका एक पूरा इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो सारा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या कुछ, मतलब सारी चीजें हो रही होती है, उसको ऊपर वाले को बस पैसा मिल रहा है। अब वो जो ऊपर वाले को जो पैसा मिल रहा है बैठे बैठे, मिंटिंग मशीन, यानी वो जितने में जो है ना, वो कहते हैं ना, वो बिल गेट्स एक जगह किसी से गुजरा तो उसके ना पैसे जो हैं उससे पता नहीं $100 गिर गए। तो उसने उठ के जो है ना वो $100 नहीं, उसने पकड़े नहीं झुक के। तो और वो आगे चल गया। तो किसी ने उससे पूछा कि आपने $100 गिरे, आपने उठाए नहीं। तो उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं उठाए क्योंकि जितनी देर में मुझे झुक के $100 पकड़ने थे, उससे उतनी देर में डबल ट्रिपल मेरी कंपनी कमा लेती है। कोई इस तरह की बात वो मशहूर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर। अब ये अब वो बताएं वो बंदा क्या कर रहा है, मतलब उसकी तो पैसा लगा हुआ है ना, अब उसको ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, और यानी कितना पैसा उसका कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। तो ये जो बंदा है, इश्तराकियत कहती है कि इस बंदे को निकालो। तो ये बंदा जो है ना, इस बंदे को क्यों पैसा मिल रहा है? ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, लेकिन ये सारा बेनिफिट ये उठा रहा है। बेचारा मजदूर, अब कितने एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, नीचे मजदूर है, जो गार्ड है, जो एक उसका कोई प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। असल एक्टिविटी तो वो कर रहा है ना, बाकी सारे बंदे तो हैं ही है बस। तो उसने क्या किया कि इन्वेस्टर को क्या किया, उठा के साइड पे कर दिया। ठीक है? इश्तराकियत की बुनियादी उसूल क्या क्या है? जिस तरह हमने सरमायादार निज़ाम के बुनियादी उसूल पढ़े थे, इसके भी कुछ बुनियादी हैं। इसके भी चार बुनियादी बुनियादी उसूल हैं जिनके जरिए चार मुआशी मसाइल का हल निकाला जाता है। पहली चीज़ क्या है? कलेक्टिव ऑनरशिप। वहां पे क्या था? इंडिविजुअल। वहां पे प्राइवेट मोटिव था ना, और प्राइवेट ऑनरशिप थी, जाती मलकियत। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव ऑनरशिप। और इस उसूल के मुताबिक वसाइल पैदावार, यानी जमीनें और कारखाने वगैरह, यानी एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस एनी वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के जो मीन्स हैं, वो किसी शख्स की जाती मलकियत नहीं होने चाहिए, बल्कि वो किसके पास होने चाहिए? वो हुकूमत के पास होने चाहिए। जाती इस्तेमाल की अशिया जाती मलकियत में हो सकती हैं, पर वसाइल पैदावार नहीं। यानी ये जाती अशिया है, ये शय है, इसको मैंने यूज कर, कपड़े मैंने यूज करने हैं, पेन मैंने यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये तो मैं ये रख सकता हूँ। लेकिन एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस ए वेल्थ, एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस ए वेल्थ, जैसे मिसाल के तौर पर जमीन हो गई, लैंड प्रोड्यूसेस वेल्थ, फैक्ट्रीज दे प्रोड्यूस वेल्थ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये मेरी जाती मलकियत में नहीं होनी चाहिए, ये बल्कि हुकूमत की कलेक्टिव, यानी वो कलेक्टिव ऑनरशिप होनी चाहिए, पूरी हुकूमत, यानी पूरी आवाम उसकी मालिक होनी चाहिए। और पूरी आवाम से मुराद ये है कि ज़ाहिर आवाम तो मालिक है, लेकिन उसके बिहाफ पे, आवाम के बिहाफ पे मैनेज कौन करेगा? हुकूमत, यानी इन अदर वर्ड हुकूमत के पास होनी चाहिए। अच्छा जी, मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग दूसरी चीज़ है। इस पर सरमायादार निज़ाम के मातहत मालिक ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया है जुज़वी तौर पर, जिसकी वजह से एक मखतूत या मखलूत मईशत, यानी हाँ प्लानिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बिल्कुल ओपनली। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ओपनली आप मार्केट फोर्सेस के ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, और हुकूमत प्लानिंग करती है, हुकूमत इन्वॉल्व होती है, हुकूमत इंटरफेयर करती है मार्केट्स के अंदर। तो इसीलिए एब्सोल्यूट सेंस के अंदर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, ना कर सकता है। मतलब आइडियलिस्टिक चीज है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो नेचुरली हुकूमत की इंटरवेंशन, हुकूमत की प्लानिंग,
हुकूमत भी कुछ चीज़ों को, आपको पता है कि पब्लिक और प्राइवेट, आपको पता है कि कुछ चीज़ें हुकूमत क्या करती है, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर होती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती हैं। क्यों? पब्लिक सेक्टर के अंदर हुकूमत कौन सी चीज़ें रखती है अपने पास? वो वाली चीज़ें जिसको हुकूमत कहती है कि इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको हमें मैनेज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास बिजली हो गई, या इस तरीके से पानी हो गया, आपके पास इस तरीके से ज़मीनी जो आपके होते हैं बड़े बड़े, आपके पास जो होते हैं ना, आप नेचुरल, जो आपके पास क्या कहते हैं उनको, यानी मुख्तलिफ आपके पास जो मुख्तलिफ आपको मादनियात होते हैं आपके, वो सारे हुकूमत के इख्तियार में। ये चीज़ें क्यों हुकूमत रखती है? इस तरीके से हेल्थ को हुकूमत जो है नॉर्मली अपने पास रखती है, एजुकेशन को अपने पास कंट्रोल में रखती है। तो इस चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आप इसको लोगों के डिस्पोजल पे नहीं दे सकते कि लोग अपनी मर्जी से करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर लोग अपनी मर्जी से करना शुरू कर देंगे, अगर इन चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा कि लोगों के लिए जीना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ठीक हो गया ना? तो इसीलिए हुकूमत कुछ ना कुछ चीज़ों में पब्लिक सेक्टर होती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर चीज़ें होती हैं। बस ये है कि कैपिटलिज्म के अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं, पब्लिक सेक्टर के पास कम होती हैं। जबकि इश्तराकियत के अंदर ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, वो पब्लिक सेक्टर के पास होती हैं, और इस तरीके से पब्लिक सेक्टर की होती हैं, और इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की कम होती है। बस ये फ़र्क हो गया। इसीलिए एब्सोल्यूट सेंस में आगे हम चल के बात करेंगे, एब्सोल्यूट सेंस में सोशलिज्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सोशलिज्म भी बहुत आइडियलिस्टिक मॉडल है, वो भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इसीलिए आप देखें कि एक्चुअली जो कम्युनिज्म है वो एक आइडियलिस्टिक मॉडल है। कम्युनिज्म ये है जिसके अंदर आप सब कुछ, वो आगे हम चल के इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन वो भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दे हैड टू समहाउ एक जिसे कहते हैं ना, एक मखलूत, एक मिक्सचर जो है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जो कि आमतौर पर एग्जिस्ट करता है और जो प्रैक्टिकल भी है। दायरा हुकूमतें इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती। अच्छा जी, आगे चलें। वो कहते हैं इज्तिमाई मुफाद यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट। अच्छा, वहां पे प्राइवेट मोटिव था ना, वहां पे प्राइवेट मोटिव था सरमायादारी निजाम के अंदर, इंडिविजुअल का प्राइवेट मोटिव था। यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है, और इसके मुताबिक मईशत में सारी मुआशी सरगर्मियां जाती मुनाफे के ताबे होती हैं, जबकि इश्तराकी निजाम मनसूबाबंदी के तहत इज्तिमाई मुफाद को बुनियादी तौर पर मद्देनजर रखता है। तो जहां पे प्राइवेट मोटिव है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव मोटिव है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है कि जी अवाम के लिए, ये लोगों के लिए क्या चीज बेनिफिशियल, उस पर फोकस किया जाता है, और किसके जरिए, प्लानिंग के थ्रू। और जबकि प्राइवेट मोटिव को उस तरीके से, यानी उसका भी लिहाज रखा जाता है, लेकिन मेनली फोकस किसके ऊपर होता है, वो आपके इश्तराकी यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में। आमदनी की मुनसिफाना तकसीम यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस उसूल के मुताबिक आमदनियों की तकसीम में तवाजुन हो और ज्यादा तफावत ना हो। अच्छा, अब ये मैं बताता हूँ, ये वो वाला पॉइंट है जिसमें मैं बता रहा था कि एक्चुअल में आपके पास जो है ना, वो इश्तराकियत क्यों आइडियल, यानी क्योंकि प्रैक्टिकली इश्तराकियत जो सोशलिज्म, जो खासतौर पे कम्युनिज्म की अगर हम बात करें, उनके नज़दीक कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, हायरार्की नहीं होनी चाहिए, यानी तमाम आवाम बराबर होनी चाहिए स्टेटस के अंदर। हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है जिसमें आपके पास क्या है, इख्तियारात ज्यादा है, हुकूमत के जितना ऊपर जाएगा बंदा उतना इख्तियार में होगा। और सारे जो है ना, जो भी इनकम होनी चाहिए वो हर एक को बराबर मिलनी चाहिए, 100% बराबर। मतलब मैं हूं, और इसी तरीके से कोई XYZ है, ठीक है ना, मैं हूँ, जैद, अमर है, कोई भी बंदा है, तो मेरी और उसकी इनकम के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जॉब की नेचर फर्क होती है। किसी जॉब के अंदर मेहनत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब हाउ डू यू डिटरमिन, ये बड़ा सवाल है इंटरेस्टिंग। हाउ डू यू डिटरमिन कि जो मैं बैठ के AC के अंदर ये बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो पढ़ाने की जो वैल्यू है, वो एक बंदा जो मिसाल के तौर पर बेचारा स्वीपर है, यानी सफाई कर रहा है, उससे ज्यादा है। हाउ डू यू डिटरमिन दैट? तो इसीलिए मतलब ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको मेजर, मतलब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, आप इसके लिए कोई मेजर नहीं कर सकते। जो भी मेजर आप बनाएंगे वो, इसलिए तो होता ये है कि एक्विटेब जजाकल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, जबरदस्त। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के इस उसूल के मुताबिक तमाम को जो इनकम मिलनी चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए, वो इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उसमें तफावत नहीं होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आगाज में तो दावा यही था कि बराबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने कहा यार हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कम से कम तफावत रखें, यानी डिफरेंस हो कम हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि सरमायादाराना निजाम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर एक बंदा, यानी आपको मैं मिसाल देता हूँ, सरमायादाराना निजाम की एक प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि आपने अंबानी फैमिली की वो
स्पेंडथ्रिफ्ट वेडिंग देखी है कि किस तरीके से उन्होंने, यानी जिसे कहते हैं ना दुनिया, यानी अल्लाह माफ करे, इस तरीके से उन्होंने वेल्थ को उड़ाया और जाया किया। वो पावर डिस्प्ले भी होता है, एक अलग चीज़ है, वो भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कहने का मतलब जिस तरीके से उन्होंने पैसा लगाया और मिलियंस एंड बिलियंस, सुभान अल्लाह। एक वो बंदा है जो इंडिया में ही रहता है, और इसी तरीके से मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, जिसमें बल्कि कल ये परसों एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा किसी इकोनॉमिक फोरम के अंदर इंडियन ही बात कर रहा था, कोई एनालिस्ट था, तो उसने कहा कि हुकूमत के जो हमारे पास डाटा है, हुकूमत का जो डाटा है अवाम उन्नास का, उसके हवाले से अगर आप देखें, एसेस करें, तो मोर देन 70% इंडियन पॉपुलेशन इन इंडिया अर्न्स लेस देन 100 इंडियन रुपी इन अ डे। इंडियन रुपी जो है 100, उससे कम 70%, मोर देन 70% इंडियन जो अवाम है आपकी, वो 100 रुपए से कम, जो इंडियन रुपी है उससे कम अर्न करती है एक दिन के अंदर। इमेजिन करें कितनी गुर्बत है। और एक तरफ वो है, अब कैपिटलिज्म जो है ना, वो इस चीज को फेर समझता है, वो कहता है ठीक, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, जिसके पास कैपिटल होगा वो ज्यादा उस कैपिटल को ग्रो कर सकता है, और जिस बेचारे के पास कैपिटल नहीं है, that's all। इश्तराकियत जो है वो कहता है कि तफावत कम करो इसको ना, वो कहता था इक्वल हो, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे अल्टीमेटली आज आके हमारा जो दीन इस्लाम है उसके अंदर ये सारी चीज़ों को वो रिजॉल्व करता है, और दीन इसको बड़े परफेक्ट बैलेंस पे लेके आता है। ना दीन आपको कैपिटलिज्म की सबक देता है, ना आपको इश्तराकियत पे लेके आता है, बल्कि वो क्या लेके आता है, वो एक ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको ये मिक्स, इनको भी मिक्स बनाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी कि प्रैक्टिकल है, लेकिन इनके फवाल इनमें कुछ फ़र्क है, इस्लाम का कुछ और फ़र्क है। तो ये हम आपके सामने इंशाल्लाह आगे चल के वाज़ेह करेंगे। ठीक है जी, ये बुनियादी उसूल थे इसके। अब आइए दोनों निज़ामों पर अमूमी तबसरा। अच्छा, इंतहा पसंदाना रवैया है, जहां सरमायादाराना निज़ाम ने अफराद को खुली आज़ादी दी, आइडियल मॉडल की बात कर रहे हैं, वहां इश्तराकियत ने दूसरी इंतहा पर जाकर उसकी फितरी आज़ादी भी सलब कर ली। फितरी आज़ादी, कुछ ना कुछ तो आज़ादी होनी चाहिए ना, एक बंदे के पास माल है, अल्लाह ने उसको माल दिया है भाई, उसको अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह ने एक तफावत तो दुनिया के अंदर क्रिएट किया है। अल्लाह ने कहा वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। अल्लाह ने तुम्हारे दर्जात को दुनिया के अंदर बलद किया, यानी ऊंच नीच किया, तफावत रखा है, ताकि तुम्हें एक दूसरे से अल्लाह आजमाए। तो अल्लाह ने एक आजमाइश रखी है, अल्लाह ने एक फितरी निज़ाम बनाया है, जिसके अंदर एक हायरार्की हमेशा से थ्रू आउट हिस्ट्री एक हायरार्की एग्जिस्ट करती रही है। तो इश्तिराकियत ने कहा कि इस हायरार्की को खत्म करो, और सरमायादाराना निज़ाम ने कहा, कैपिटलिज्म ने कहा इसको फुल खुली छूट दे दो, यानी टू दी एक्सटेंड कि ये जुल्म और जबर बन जाए। और इश्तिराकियत ने कहा बिल्कुल खत्म करके इसको गैर फितरी निज़ाम आइडियल एक प्रपोज किया रिएक्शन के अंदर। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, इस्लाम ने एक दरमियाना निज़ाम दिया, इसके हम आगे चल के बात करेंगे। सरमायादाराना निज़ाम के बकौल बाजार की कुदरती कुव्वतों के जरिए मुआशी मसाइल का हल निकल सकता है, जबकि इश्तराकियत के नज़दीक इसका हल मनसूबाबंदी है। बात हो चुकी है पहले ही, ना ही इन कुदरती कुव्वतों की वजह से हल निकलता है कुल्ली तौर पर, ना ही हमेशा मनसूबाबंदी कारगर साबित होती है। क्यों नहीं होती हमेशा मनसूबाबंदी? इस तरह ये मसला कि इंसान को क्यों हमेशा आप प्लानिंग नहीं कर सकते, आगे चल के मैं बताऊंगा, इसके आगे चल के इस पर बात होगी। उसकी वजह यह है कि मैक्रो लेवल की जो प्लानिंग है ना, कि पूरी आवाम, यानी आपके पास करोड़ से भी ज्यादा, आपकी 1.5-2 करोड़ की आवाम है, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं आप वो प्लानिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी आपकी? नहीं, यू कैन नेवर एवर प्लान अप टू योर फुलेस्ट। ठीक है ना? तो हमेशा मनसूबाबंदी जो है कारआमद साबित नहीं होती, कुछ चीजें आपको नेचुरल फोर्सेस के ऊपर भी छोड़ना पड़ती हैं। इसी तरह ये मसला कि इंसान कौन सा पेशा अख्तियार करे, पैदाइश के किस अमल में कितना हिस्सा ले, इन तमाम मसाइल की मनसूबाबंदी करना आसान नहीं। यानी किस इंसान को कितने परसेंट हमें ज़राअत पे लगाना है, कितने परसेंट हमें इस पे लगाना है, किसी परसेंट हमें कारखानों पे लगाना है, कितने परसेंट को इस पे लगाना है, कितने परसेंट को इस पे लगाना है, कितने परसेंट। अब आपके पास आईटी की इंडस्ट्री है, फलां की इंडस्ट्री है, फलां की इंडस्ट्री है। अब हुकूमती लेवल के ऊपर अब आप बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा यार हमारी पूरी आवाम जो है ना इतने करोड़ है, तो अब इसको इतने परसेंट, इसको लगा दो, इसको इस पे लगा दो, इसको इस पे लगा दो। कैसे आप कह सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, आपके पास मसाइल हैं, आप उसको सामने रखते हो, तो आप किस तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा, इनको क्वांटिफाई, इनको नंबर्स में नहीं ला सकते आप। यानी एक इंसान की नीड कितनी है, ये आवाम की नीड क्या है, उसको आप बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं ला सकते, है ना? आप कभी नहीं, क्योंकि इंसान की नीड एक चीज नहीं है, हजारों चीजें। यानी कितनी एजुकेशन मेरी नीड है, कितना खाना मेरी नीड है, कितना पहनना मेरी नीड है। ठीक है ना? ये सारी चीजें जो हैं, इनको आप कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं अचीव कर सकते। ठीक है ना?
अच्छा जी। इन तमाम मसाइल की मनसूबाबंदी करना आसान नहीं है। इसी तरह ये फैसला करना कि किसको आमदनी में कितना हिस्सा मिलना चाहिए, खास करके जब पैदाइश पर मेहनत मुख्तलिफ नौइयत की सिर्फ होती है। ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, मेरी मेहनत अलग है, कोई XYZ की मेहनत अलग है, तो हाउ डू वी नो कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए बराबर? अगर तो बराबर मिलेगा तो मेरे साथ इंसाफी, हम दोनों में से किसी एक के साथ बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि दोनों की नेचर फ़र्क है। तो किस तरह डिसाइड होगा कि जी इसको इनकम ज़्यादा मिलनी चाहिए और इसको 2000 ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसको 3000 कम मिलनी चाहिए? क्यों? वाई? किस तरीके से? इन सब की प्लानिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो आपको कुछ ना कुछ मईशत को छोड़ना भी पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है। मईशत का ताल्लुक किसी न किसी जरिए से इंसान की निजी जिंदगी से भी है, जिसकी वजह से इश्तराकियत वगैरह की वजह से खानदानी मनसूबाबंदी जैसे मिसाल पेशा है। और सरमायादाराना निजाम की वजह से फहाशी और उड़ियानी जैसे मिसाल पेश है। तो मईशत का, इकोनॉमिक्स का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी पर्सनल लाइफ के साथ भी है। इसलिए आप देखें कि चाइना के अंदर आपको कंट्रोल करना पड़ा ना। जब आपने प्लान्ड इकोनॉमी, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मेरे पास इतने, मिसाल के तौर पर रिसोर्सेज हैं, अब अफराद जो हैं वो इतने हैं। अब हुकूमत के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसने इनको सेटिस्फाई करना है। अब इमेजिन करें कि ये जो अवाम है जिसको उसने सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स को, उसकी प्रोडक्शन रुक ही नहीं रही, उनकी मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं उनके नंबर्स। चाइना की जिस तरह पॉपुलेशन का मसला है, ओवर पॉपुलेटेड है, तो अब वो जगह जो है, अब चाइना की मजबूरी है कि वो उसको कंट्रोल करे। तो जब वो कंट्रोल करेगी तो वो क्या करेगी, वो इसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर खानदानों की इन्वॉल्व हो रही है। तो इकोनॉमिक्स डायरेक्टली आपकी पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, इसी तरीके से खास तौर पे आपकी मॉरल वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरीके से आप देखें कैपिटलिज्म, आपके पास कैपिटलिज्म के अंदर फहाशी और दुनियानी जैसे मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर हर वो चीज जो आपको पैसा देती है, दैट शुड एग्जिस्ट, दैट एग्जिस्ट। जुआ आपको बेनिफिट देता है, प्रोस्टिट्यूशन आपको बेनिफिट देती है, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देती है, तो डेफिनेटली एनीथिंग दैट। और इस तरीके से सरमायादाराना निजाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी की कमजोरी का फायदा उठाएं। एक बंदा मजबूर हो गया आपके सामने, तो आप उसकी बेनिफिट उठाते हुए आप क्या करते हैं, उसके साथ आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, और मोटरवे में जाते हुए अचानक, ये मोटरवे आप कह रहे हैं किसी हाईवे पे जा रहे हैं, वहां पे अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी खराब हुई है, तो वहां पे इमेजिन करें कि एक बंदा है जो आपकी, अभी जो मैकेनिक है, उसने एक दुकान बनाई हुई, और उस पूरी हाईवे पे केवल सिर्फ एक ही दुकान है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उसको निगोशिएट कर पाएंगे उसके साथ? वो हमेशा आपको एक बहुत हाई, बहुत ऊंची कीमत, बहुत बड़ी कीमत बताएगा, और वो आपको बेनिफिट उठाएगा। और नेचुरल फोर्सेस आपको, जो सरमायादारा निजाम है, इस चीज़ को, इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है कि हाँ आप कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, और वो करता है, और वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको हर एतबार से आपकी पर्सनल लाइफ को, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, और इसके अंदर आप बाकायदा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब इश्तराकियत में तबसरा कर लेते हैं। इश्तराकियत में तबसरा, इश्तराकी निज़ाम को इख्तियार करने के नतीजे में पेश आने वाले मसाइल मंदरजा झेल। अब क्या मसाइल पेश आए? ठीक है, इश्तराकियत ने कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह से खुद क्या नतीजा है? सिर्फ हुकूमत के पास तमाम वसाइल पैदावार में तसर्रुफ का इख्तियार हो गया। आपने क्या किया? आपने कहा कि यार कुछ लोगों को आपने, ताकत है, यानी कैपिटलिज्म के पास, कैपिटलिस्ट के पास पैसा होता है, और ये लोग क्या करते हैं, अवामुन नास जो मेजोरिटी है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे ही है। आपने क्या किया, उनसे पैसे छीने, और छीन के किसको दे दिए? तो इंसानों को दे दिए ना, इंसानों से छीन के आपने इंसानों को दे दिए। तो अब आप देखें कि इश्तराकियत के अंदर जो हुकूमत रन करने वाले हैं वो कौन होते हैं? वो भी तो इंसान होते हैं। तो इसीलिए इश्तराकियत ये कहती है कि हमारा आइडियल मॉडल है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के अंदर कोई हुकूमत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इश्तराकियत में, आपने कैपिटलिस्ट जो सरमायादार हैं, जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, उनसे वो कोई 4-5, 2%, 1% लोग हैं, आपने उनसे उठा के हुकूमत को दे दिए। आपने क्या किया कि और छोटे कुछ लोगों के हाथ में सारे इख्तियार दिए। अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है, या फिर इस तरीके से आपके पास जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पर। तो आपने और बड़ा एक तफावत क्रिएट कर दिया। आपने कहा कि नहीं, और कुछ लोगों को दे दो, वो भी इंसान है ना, वो कौन से कोई फरिश्ते हैं? वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्या? उनके साथ उनका नफ्स नहीं है क्या? उनकी जरूरियात नहीं है क्या? वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? हाउ डू यू नो कि वो नहीं एक्सपर्ट? हाउ डू यू अज्यूम कि वो बहुत नेक होंगे, बड़े अच्छे होंगे? हुकूमत चलाने वाला कौन है? वो भी तो इंसान है ना। अच्छा, इश्तराकियत का निज़ाम बगैर जबर के लागू नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब आप एक बंदे के पास सारे रिसोर्सेज आप उससे ले लेंगे, तो आपको जबर करना पड़ेगा, और जबर करेंगे तो उससे सियासी आज़ादी का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इश्तराकियत के अंदर जब आपने सारों को बराबर देना है,
तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जब सेंट्रलाइज्ड होगी तो ऑब्वियसली सारों से छीनना पड़ेगा, जब आप सारों से छीनेंगे तो आप जबर करेंगे। तीसरी चीज है मनसूबाबंदी में गलती की सूरत में पूरी मईशत पर असर। अगर गलत हुकूमत ने, क्या हुकूमत से गलती नहीं हो सकती? क्या हुकूमत के अंदर जो प्लानिंग करने वाले हैं, जो इन रिसोर्सेज को डिटरमिन करेंगे, जो माशी मसाइल को असेस करेंगे, क्या वो इंसान नहीं? क्या उनमें गलती नहीं है? जब उनमें गलती होगी तो फिर जब असर पड़ेगा तो क्या होगा? हमने कैपिटलिज्म के हवाले से पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको मास्क वाली मिसाल दी थी, तो वहां पे ठीक है, वहां पे इंडिविजुअल से गलती हो रही है, तो वो इंडिविजुअल से गलती हो रही है तो वो गलती का नुकसान भी इंडिविजुअल को हो रहा है ना, या फिर एक छोटे तबके को हो रहा है। यहाँ पे चूंकि एक ही गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज कर रही है, कुछ अफराद सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो जब नुकसान होगा तो सबको इक्वली नुकसान होगा। और इसी तरीके से इंसान की कारकर्दगी पर भी मनफी असर होता है। अब जाहिर है एक बंदे का प्राइवेट मोटिव नहीं है, उसको कुछ मिल नहीं सकता। मसलन मैं जो है वो 10 लाख कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं 10 लाख मैं 10 लाख की मेहनत कर सकता हूँ और एक बंदा सिर्फ 1 लाख की मेहनत कर सकता है। तो मैं क्यों 10 लाख की मेहनत करूंगा जब मुझे पता है कि आज जाके मुझे मिलना और उसको भी मिलना बराबर ही है, या कोई थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो इंसान को कुछ ना कुछ जब तक रिटर्न नहीं मिलता तो इंसान की मोटिवेशन नहीं बनती। तो रिटर्न जो होता है वो आपकी बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जो आपने क्या किया इस तराकियत के अंदर खत्म कर दिया। इसलिए इसके अंदर गैर, कहते हैं ना, गैर फितरी निज़ाम है। सरमायादारी निज़ाम पे तबसरा कर लेते हैं। वो क्या है? सरमायादारी निज़ाम के अंदर, अच्छा, इश्तराकियत की नाकामी सरमायादाराना निज़ाम की कामयाबी की दलील नहीं है। अब कोई बंदा कहे देखें इश्तराकियत में इतनी प्रॉब्लम है, उसका मतलब है कि सरमायादार कैपिटलिज्म बिल्कुल ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके मसाइल क्या हैं? बाजार में इजारादारी कायम करने के मसाइल, जिसकी वजह से कुदरती कुव्वतें मफलूज होकर रह जाती हैं। आपको पता है मोनोपली का पूरा कॉन्सेप्ट है। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो पूरी क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसके मुताबिक सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई, क्योंकि असल मुहर्रिक जाती मुनाफा है, क्योंकि असल चीज प्राइवेट मोटिव है, तो आपने हलाल हराम की तमीज खत्म कर दी। इमोरल एक्टिविटीज, अब प्रोस्टिट्यूशन भी अलाउ करनी पड़ेगी, जुआबाजी भी अलाउ करनी पड़ेगी। आपने देखा है हर चीज अलाउड है। आप शराब का भी बिजनेस कर सकते हैं, क्यों? उसकी वजह ये कि जब लोग मांग रहे हैं तो व्हाई नॉट प्रोवाइड इट। जाती मनफियत को सामने सामने रखते हुए इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सनती पैदावार शुरू होगी, जिसके में मुआशरे की इस्लाह वगैरह को नजरअंदाज किया जाता है। अब भागदौड़ किस चीज के ऊपर है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस है। हर वो चीज जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी उसको आपने करना है, बेशक उसकी वजह से आपकी, अब मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है? क्या उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता? आपको पता है कि इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एज वेल। ये मोबाइल फोन ये इसलिए बन रहा है क्योंकि आपको पता है लोगों की डिमांड है, लेकिन हम में से हर एक को पता है कि इस मोबाइल फोन के नुकसान कितने हैं, और इसके बेनिफिट से कई ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? मोटिव, प्रॉफिट मोटिव। हुकूमत की मुदाखलत टैक्स वगैरह की सूरत में, हुकूमत मुदाखलत करती है और टैक्स लेती है, ये हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में आप उस चीज को प्रैक्टिकल, आप वो प्रैक्टिकल सिस्टम ही नहीं। जो आपने कहा कि फ्री मार्केट रखो, फ्री मार्केट रखो, नेचुरल मार्केट फोर्सेज होंगी जो ऑपरेट करेंगे, होती नहीं एक्चुअल है। तो आपको पता चला कि इंसानी मजबूरियां हैं। अब आपके पास एक ऐसा मौका है जिसपे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैंने आपको उसकी मिसाल जो दी, वो मिसाल जैसे मैंने आपको दी कि एक बंदा ट्रैवल कर रहा है तो अब वो मजबूरी में फंस गया ना। इसी तरीके से और भी आपके पास बहुत से बेचारा, अब हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में देखें आप, फिजिशियंस या डॉक्टर्स किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं मरीज को, क्योंकि मरीज को पता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने, मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर चीज लाखों करोड़ों वो जितने मर्जी कहेंगे आपको देने, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, वहां पे आप निगोशिएट भी नहीं कर सकते उसके साथ। तो इसको ना सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि इसको कुदरती निजाम है, ये कुदरती चीज है। अब सरमाया निजाम कहेगा भाई ये कुदरती निजाम है, दैट्स इट। आपकी भाई, आप यहाँ पे सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। मिसाल के तौर पे आप ऑन द रोड जा रहे हैं और वहां पे सिर्फ एक बंदा है जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पूरी उस रोड पे कोई बंदा नहीं है। अब जितने भी लोग हैं जो फंसेंगे वो क्या करेंगे? वो उसके पास भी जाएंगे, तो इस बंदे की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ गई, तो अब आप क्या होगा? सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो इससे क्या होगा? उस चीज की वैल्यू बढ़ गई, तो वो डेफिनेटली वो ही कैन चार्ज एनीथिंग। आप उसे, वो कहेगा ना करवाओ, वो आराम से कहेगा कि ना करवाओ। वो कहेगा जी इसकी 10,000 की, मतलब एक्चुअल में 100 रुपए की चीज होगी, कहेगा मैं 10,000 के बेच रहा हूँ। आप कहोगे यार नहीं यार तुम इतना महंगा, वो कहते हैं आप ना लो, और बड़े लोग हैं लेने वाले, उसने क्यों 10,000 लगाई? उसको पता है और कोई और ले लेगा जिसके पास ज्यादा कैपिटल। तो ये एक बुनियादी इश्तराकियत और सरमायादाना निज़ाम पे तबसरा है। आप में से किसी को भी सवाल है तो इस पर कर लें इंशाल्लाह। फिर बाकी मईशत, फिर इस्लाम का जो क्या सिस्टम है उस पर हम बात करेंगे, और इस्लाम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है और इस्लाम किस तरीके से इन चीज़ों को बेहतर बनाता है, तरीके से इंशाल्लाह।
अगर हुकूमत की तमाम मुआशी ज़राए के मालिक बन जाएं तो क्या उससे पैदावार और कारदगी मुतासिर नहीं होगी? इस नाम के तहत इनफरादी आज़ादियों का क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये आप सही कह रही हैं ज़रतशा, कि हुकूमत तमाम मुआशी अगर ज़राए की मालिक बन जाएगी तो यही हुआ ना। यही तो एक प्रॉब्लम है इश्तराकियत के अंदर, कि वहां पे क्या हो रहा है कि पैदावार और कारदगी मुतासिर होगी क्योंकि बंदे के पास मोटिव ही नहीं है। अब क्या होगा, आपको डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आपको जो है फोर्स करना पड़ेगा लेबर को कि ये काम करें। और जब आप लेबर को फोर्स करेंगे तो आपको जबर लेके आना पड़ेगा। जब आप जबर लेके आएंगे, हुकूमत को पता है कि मैं इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि हुकूमत ने मुझे कहा है और मुझे रिटर्न मिलना नहीं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली मुतासिर होती हैं चीजें। और इससे जाहिर है, जब आपकी इकोनॉमी हुकूमत के पास है तो आपकी जाती इंफरादी वो भी बिल्कुल होगी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, एग्जैक्टली यही बात है। जी जी मरियम, इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, जज़ाकल्लाह, मैं आपको कर लेता हूँ। मैंने आपने मुझे पता है पोस्ट में टैग किया था, मैं पढ़ नहीं सका था, मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ। सर लेकिन अगर जिस तरह पीआई है और हर चीज प्राइवेटाइज हो जाए तो उसका भी तो नुकसान है। हाँ हर चीज, इसीलिए हर चीज, इसीलिए कहा ना कि हर चीज में प्राइवेटाइज नहीं कर सकते आपको। तो हर चीज को, ये वाली बात है कि आप हर चीज प्राइवेटाइज कर दें तो बिल्कुल कैपिटलिज्म का आइडियल सिस्टम बन जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। और हर चीज को हुकूमत के हवाले कर दें तो वो भी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दरमियाना निजाम, यही हम कह रहे हैं। जी जी, एनीवन एल्स? ऑलराइट जी। इंशाल्लाह फिर हम बात करते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। बाकी हम कवर करेंगे। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।